गुड मॉर्निंग इंडिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दिल्ली से नोएडा आने वाले लोगों की आज से औचक कोरोना जांच होगी। नोएडा प्रशासन ने यह फैसला किया है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है, लेकिन नोएडा और दिल्ली के बीच लोगों की आवाजाही पर कोई रोक नहीं होगी। नोएडा के जिलाधिकारी सुहास एलवाई के मुताबिक दिल्ली से नोएडा आने वाले 5 एंट्री पॉइंट और 11 मेट्रो स्टेशनों पर जांच की जाएगी। नोएडा के जिलाधिकारी के मुताबिक औचक जांच रैपिड एंटीजन किट से की जाएगी। हमें जो माइक्रो कंटेनमेंट की जो स्ट्रेटजीज अपनानी होगी, जिसमें जहां संक्रमण ज्यादा है उन एरिया से, उन क्षेत्रों से यदि आवागमन हो रही है उसको रैंडम सैंपलिंग के माध्यम से और एक माइक्रो कंटेनमेंट के माध्यम से एक काबू पाने का प्रयास किया जाएगा। जो टारगेट ग्रुप्स, किसी दिन रिक्शा चलाने वाले, किसी दिन डिलीवरी बॉयज की, किसी दिन ब्यूटी पार्लर्स की, किसी दिन दुकानदारों की, जहां लोगों की आवागमन रहती है तो उन सारे लोगों की भी सैंपलिंग करने से एक आइडिया भी लगती है कि कहाँ कहाँ संक्रमण है, और जो संक्रमण है उसको आइसोलेट करने के लिए भी ये मददगार होगी। और इस वक्त सौरभ शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं नोएडा से। सौरभ, यहाँ सुबह के 9 बज रहे हैं। ये जो औचक निरीक्षण और जांच की बात हो रही है, क्या वो शुरू हो चुकी है? और यहाँ पर जब जांच की जा रही है तो किस तरह से किया जा रहा है? पिक एंड चूज कैसे हो रहा है? और क्या इस तरह से कोई दिक्कतें भी पेश आ रही हैं? क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, अभी ये जो टेस्टिंग है रैपिड एंटीजन किट से अभी शुरू नहीं हुई है। दोपहर बाद कहा जा रहा है इसको शुरू किया जाएगा और इसके लिए कई टीमें बनाई गई हैं। 5 इंपॉर्टेंट एंट्री एग्जिट पॉइंट हैं जहां से नोएडा में एंट्री होता है। एक तो डीएनडी में सबसे ज्यादा चलने वाली रोड है डीएनडी, इसके अलावा कोंडली बॉर्डर पे, मयूर विहार पे, न्यू अशोक नगर पे, ये 5 ऐसे, और कालिंदी कुंज, ये 5 ऐसे एंट्री पॉइंट है जहां पर नोएडा प्रशासन की जो टीमें हैं, स्वास्थ्य टीमें, वो तैनात रहेंगी और रैंडम सैंपलिंग करेंगी। यानी सबकी नहीं, कुछ लोगों को चुना जाएगा और उनको रोक करके उनका रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जाएगा और जिसकी की जो रिपोर्ट है वो 5 से 6 मिनट में आ जाती है। उसके बाद अगर वो शख्स पॉजिटिव होता है तो उसको आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए ले जाया जाएगा और अगर वो पॉजिटिव आरटीपीसीआर टेस्ट में भी आता है तो फिर जो तमाम दूसरी प्रक्रिया होती है कि उसे होम आइसोलेशन करना है या एडमिट करना है, वो सब किया जाएगा। तो कुल 5 ऐसे एंट्री पॉइंट पर सड़कों पर होगा और 11 मेट्रो स्टेशन हैं जहां पर ये स्वास्थ्य विभाग की टीमें नोएडा की टेस्टिंग करेंगे, जैसे कि नोएडा सिटी सेंटर हो गया, नोएडा सेक्टर 16 या सेक्टर 18 में टेस्टिंग की जाएंगी। तो सबसे बड़ी वजह जो है शारिक, इसकी ये बताई जा रही है कि लगातार दिल्ली में जिस तरीके से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए नोएडा में भी संक्रमण बढ़ा हुआ है। प्रशासन का कहना है कि 1 नवंबर से लेकर 17 नवंबर तक 2700 से भी ज्यादा मामले आए हैं, जो कि पिछले जितना कोविड इतिहास रहा है उसमें सबसे ज्यादा ये मामले सामने आए हैं। तो ऐसे प्रशासन को लगता है कि ऐसे करने से कहीं ना कहीं आइडिया हो जाएगा कि संक्रमण किस तरीके से फैल रहा है और कहां से फैल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी चीज है, क्योंकि मेरा एक सवाल था आपसे, हमने देखा। जी 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 सर, मेरा सवाल आपसे ये था कि पहले भी ये हुआ कि सारी दुनिया खुल गई और बॉर्डर पर यूपी पुलिस की तैनाती वहां थी डीएम साहब के ऑर्डर के बाद, उसकी वजह आज तक समझ में नहीं आई। अब एक नया फरमान जारी हुआ है, जब सारे लॉकडाउन करीब करीब हट गए हैं, सिनेमा हॉल खुल गया, मॉल खुल गया, सब कुछ खुल गया, ऐसे में क्या ये नी जर्क रिएक्शन नहीं है, सिर्फ दिखाने के लिए कि हम कुछ कर रहे हैं, कुछ करने की कोशिश है? देखिए, बिल्कुल शारिक, हमने देखा जिस तरीके से नोएडा बॉर्डर क्लोज रहा, दिल्ली नोएडा बॉर्डर, तमाम लोगों को तकलीफी हुई क्योंकि दिल्ली और नोएडा एक दूसरे के पूरक हैं। तमाम फैक्ट्रीज हैं यहाँ पर, यहाँ से लोग दिल्ली काम करने जाते हैं, दिल्ली से लाखों लोग काम करने के लिए आते हैं। आपको बताएं, लगभग 2 लाख से ज्यादा जो व्हीकल्स आते जाते हैं दिल्ली नोएडा रोज, तो ऐसे में समझ सकते हैं कितना हैवी ट्रैफिक होगा। इसके अलावा लोगों की आजीविका पर भी प्रभाव पड़ेगा और कहीं ना कहीं जिस तरीके से नोएडा में मामले बढ़े हैं, जाहिर सी बात है इसको लेकर के कुछ तलब हुआ होगा, तो कहीं ना कहीं ये कोशिश भी हो सकती है कि देखिए हमने तो नोएडा में सारे काम कर रखे हैं, एहतियात बरत रहे हैं, लेकिन जो संक्रमण है वो दिल्ली से आ रहा है, इसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कोशिश होगी कि ये भी दिखाया जा सके, जताया जा सके। तो कहीं ना कहीं एक कहीं ना कहीं फिर से कहीं ना कहीं कोशिश है कि दिल्ली सरकार बनाम यूपी सरकार हो जाए, लेकिन अब देखना होगा दिल्ली सरकार का रिएक्शन इस पर क्या होता है। और आज से सैंपलिंग शुरू हो रही है और आज
रात तक पता चलेगा शारिक की जो रैपिड टेस्ट कर रहे हैं इसकी सक्सेस रेशियो, इसका पॉजिटिव रेट की, मतलब ये रैपिड टेस्ट में जो सैंपल लिए जाते हैं वो आईसीएमआर के मुताबिक उसमें जो रेट है, उसका सक्सेस रेशियो है वो 40% का है। यानी अगर आपको कोरोना है तो उसमें 100 लोगों को कोरोना है तो 40 लोगों को ही वो बता पाता है कि उनको कोरोना है, बाकी 60% उसका जो है वो रिजल्ट सही नहीं आता है। तो ऐसे में इस पर भी सवाल है कि रैपिड एंटीजन टेस्ट कराने का क्या मतलब है। आप आरटीपीसीआर टेस्ट कराइए, लोगों की डिटेल्स दीजिए। तो फिलहाल आज से शुरू होगा, शाम तक पता चलेगा कि आज कितने लोग उस रैपिड एंटीजन टेस्ट में पॉजिटिव हुए और कितने लोगों की सैंपलिंग की है और क्या ट्रैफिक लगेगा या नहीं लगेगा, ये अभी रात तक हम लोग बता पाएंगे। शुक्रिया सौरभ। लेकिन जया, यहाँ पे एक सवाल और उठता है कि जो एंटीजन टेस्ट है जी, उसके में अगर आप नेगेटिव आते हैं तो नेगेटिव माने नहीं जाते। दिल्ली में भी इतने सारे टेस्ट होते हैं जिसमें बड़ी तादाद एंटीजन टेस्ट की है, उन सारे लोगों का कभी आरटीपीसीआर टेस्ट होता नहीं है। यही हाल राज्य के बाकी जगहों पर है। जो नेता सौरभ भी बता रहे हैं कि 40% चांसेस ही होते हैं जो करेक्ट जो है उसका नतीजा पता चल पाता है। बहरहाल इस कदम पर हमारी नजर रहेगी कि जो टेस्ट हो रहे हैं उसके क्या कुछ नतीजे निकलते हैं। दिल्ली की अगर बात करें तो यहाँ बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण से हालात लगातार बिगड़ रहे हैं और दूसरे दिन 99 लोगों की मौत होना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। 2 दिनों तक मामलों में कमी के बाद एक बार फिर से 6000 के पार नए केस दिल्ली में देखने को मिले हैं कोरोना के। सिर्फ नवंबर में कोरोना की तीसरी लहर में अब तक करीब 1,09,000 लोग संक्रमित हुए हैं। फिलहाल दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 13% से ऊपर है। 8.47% एक्टिव मरीज हैं। एक नया फरमान है, आपको उसके बारे में बताते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय और दिल्ली सरकार की बैठक के बाद आईसीएमआर ने प्लाज्मा को लेकर एडवाइजरी जारी की। आईसीएमआर का कहना है कि सबके लिए प्लाज्मा नहीं है। दरअसल दिल्ली में बड़े पैमाने पर कोरोना मरीजों को प्लाज्मा दिया जा रहा है, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने इसके इस्तेमाल को लेकर दिशा निर्देश जारी करने को कहा था। आईसीएमआर की एडवाइजरी के मुताबिक कि ये लोग ही प्लाज्मा दे सकते हैं। वो लोग कौन है आपको बता दें कि पुरुष हो चाहे महिला, हालांकि महिला जो कभी गर्भवती नहीं हुई हो वो ही प्लाज्मा दे सकती है। इसके अलावा उम्र जिनकी 18 से 65 साल के बीच हो, वजन जिनका 50 किलो से ज्यादा हो, आरटीपीसीआर से कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई हो, क्योंकि प्लाज्मा वही लोग दे सकते हैं जिनको कोरोना हो चुका हो, कोरोना के लक्षण खत्म हुए 14 दिनों का वक्त बीत चुका हो, केवल नेगेटिव रिपोर्ट काफी नहीं होगी। शरद शर्मा है हमारे साथ, इसमें और क्या कुछ है उसके बारे में भी उनसे जान लेते हैं। शरद, पहले तो यह बता दीजिए कि प्लाज्मा को लेकर इनकी नीति हर दूसरे दिन बदल जाती। कभी कहते हैं बहुत कारगर है, फिर कहते हैं नहीं है, फिर कहते हैं है। इस बार क्या कह रहे हैं और इससे क्या फर्क पड़ेगा? शरद का यहाँ ऑडियो अभी हम कोशिश कर रहे हैं उनसे दोबारा कनेक्ट कर पाने की, लेकिन ये बात सही है शारिक कहीं ना कहीं कि आईसीएमआर ने एक वक्त में कहा था कि प्लाज्मा जो है इतनी कारगर नहीं है। और ये जो हम ग्राफिक्स दिखा रहे हैं उसको बता भी देते हैं अपने दर्शकों को कि यहाँ पर जिन्हें दिया जा सकता है प्लाज्मा वो लोग कौन है। कोरोना की शुरुआती स्टेज में जो लोग हैं उनको प्लाज्मा दिया जा सकता है। लक्षण की शुरुआत के 10 दिन से ज्यादा जिन्हें ना हुआ हो, जिनमें कोरोना के खिलाफ एलजीजी एंटीबॉडी ना हो और मरीज को सूचित कर उसकी सहमति ली जाए, उन लोगों को ही प्लाज्मा दिया जा सकता है। आईसीएमआर ने एडवाइजरी में दोहराया है कि देश में प्लाज्मा का ट्रायल किया गया था, लेकिन उसमें पाया गया कि कोरोना मरीज के लिए प्लाज्मा थेरेपी फायदेमंद नहीं है। शरद, आईसीएमआर कह रहा है कि प्लाज्मा थेरेपी फायदेमंद नहीं है। जरा समझाइए कि इस गाइडलाइन का फिर मतलब क्या है? सरकारें, ऑथोरिटीज चाहती क्या है? देखिए, मामला ये हो रहा है कि आईसीएमआर का जो औपचारिक ट्रायल हुआ था, जो वो कह रहा है कि दुनिया में सबसे बड़ा ट्रायल हुआ था, उसके नतीजे ये कहते हैं कि प्लाज्मा से कोई फायदा नहीं होता। ना तो वो मौत रोक पाने में कामयाब हो पा रहा है और ना ही जो स्थिति बिगड़ती है कोरोना मरीज की वो रोक पाने में कामयाब हो पा रहा है। इस आज की एडवाइजरी में भी ये बात लिखी गई है कि न सिर्फ भारत बल्कि चीन और नीदरलैंड में भी डॉक्यूमेंटेड ये बात है कि इससे फायदा नहीं हो रहा है। लेकिन बात यह है कि आईसीएमआर के ही इस सर्वे के ऊपर या इस ट्रायल के ऊपर जो देश की अलग अलग सरकारें हैं वो सवाल उठा रही हैं, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, चाहे वो कुछ और एक्सपर्ट्स हों। वो ये कह रहे हैं कि ये बहुत जल्दी होगा आईसीएमआर के लिए कह देना कि इससे फायदा नहीं हो रहा है, इसको थोड़ा और स्टडी करने की जरूरत है। और एक और बात ये भी है शारी कि और कोई उपचार अभी उपलब्ध है नहीं, तो इसलिए भले ही औपचारिक रूप से आईसीएमआर ये मानता है कि इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन ये फिर भी चलाया जा रहा है
और फिर भी इसके लिए नियम और कायदे जो हैं वो तय किए जा रहे हैं। ये मान के चलिए कि अप्रैल मई में जिस प्लाज्मा को करने की इजाजत दी गई थी, आज जाकर उसके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है जारी किए गए हैं। वो भी तब जब बहुत लंबे समय से हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे अस्पताल जो हैं वो मरीज को यूं ही कह देते हैं कि आप प्लाज्मा ले आइए, और मरीज जो है प्लाज्मा के लिए परेशान होते रहते हैं। तो आज ये तय किया गया है कि सबसे पहली बात होगी कि मरीज के अंदर ये देखा जाए कि जो प्लाज्मा देने वाला है क्या उसके अंदर पर्याप्त एंटीबॉडी हैं, और आरटीपीसीआर से सारा ये टेस्ट कंफर्म होना चाहिए, और ये देखा जाना चाहिए कि जो प्लाज्मा दे रहा है वो नेगेटिव होना काफी नहीं है, बल्कि उसके अंदर सिम्टम भी जो हैं वो खत्म हो गए हों। जी शरद, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सरकारें भी और आईसीएमआर भी थोड़ा कंफ्यूज लग रहा है शारिक, क्योंकि एक वक्त में कहा गया था कि बिल्कुल कारगर नहीं है, दूसरी तरफ दिशा निर्देश भी यहाँ पर जारी किए जा रहे हैं प्लाज्मा को लेकर। बहरहाल इस खबर पर भी हमारी नजर रहेगी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। महाराष्ट्र में लॉकडाउन के समय से ही लोगों ने महंगे बिजली बिल आने की शिकायत की थी, जिसके बाद सरकार ने लोगों को राहत देने का ऐलान किया था। लेकिन अब महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार का कहना है कि ग्राहकों को कोई राहत नहीं मिल सकती, उन्हें बकाया बिल भरना होगा। इससे लोग परेशान हैं। धारावी इलाके में कपड़ों का कारोबार करने वाले मसीउद्दीन अंसारी की फैक्ट्री लॉकडाउन के समय बंद पड़ी थी, लेकिन फिर भी हजारों रुपयों का बिजली बिल इनके पास आता रहा। महाराष्ट्र सरकार ने पहले लोगों को आश्वासन दिया था कि उन्हें राहत देने के लिए जल्द ही कदम उठाए जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मार्च महीने से अब तक अंसारी का 56,000 का बिल बकाया है। उन्हें नहीं पता कि वो कैसे बिल का भुगतान करेंगे। मार्च से ही बकाया है, जो धीरे धीरे करके अभी तक 56,000 हो गया है, और रीडिंग के हिसाब से अगर बिल भेजें, जितना मेरा एक्चुअल रीडिंग है उतना मैं अमाउंट भरने को तैयार हूँ। अभी हम लोग खाने के वादे हमारे, इतना बिल कैसे भरेंगे वो हमारा टेंशन है। कारोबार तो 5-6 महीना बंद था पूरा। तबस्सुम खातून के पति मजदूरी करके महीने का 10 से 12,000 रुपए कमाते हैं। घर में एक पंखा और 2 ट्यूबलाइट है, और इनका एक महीने का बिल 13,000 रुपए आया है। मैं खाएंगे कि देंगे? मजदूर आदमी तो मर ही जाएंगे, क्या करेंगे, मर ही जाएंगे। बाकी इसके सिवा कुछ है नहीं। जो कमाते थोड़ा बहुत खर्चे घर में करते साग सब्जी का, बाकी पैसा लाइट बिल में जाते हैं। महाराष्ट्र में लॉकडाउन के समय मीटर रीडिंग नहीं ली गई थी, और पिछले साल के औसत निकालकर लोगों को बिजली के बिल भेजे गए थे। सभी जगह इसका विरोध होने पर सरकार ने राहत देने की बात कही थी, लेकिन अब सरकार का कहना है कि राहत नहीं दी जा सकती, और इसके लिए ऊर्जा मंत्री ने केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। केंद्र सरकार की तरफ जब हमने मांग की निधि की, तो उन्होंने हमको कहा कि 10.8% के हिसाब से हम ब्याज लेंगे आपसे, और ब्याज लेकर ये राशि देंगे। हमने कहा कि लोगों को राहत देनी है, तो आप राहत देने के लिए अगर इंटरेस्ट के हम आपने देना चाहिए, वो केंद्र सरकार ने हमें दिया नहीं। वहीं बीजेपी इस मुद्दे पर सरकार को घेरती नजर आ रही है। ये पूरी तरह से झूठी सरकार है। हम महाराष्ट्र की सरकार से और ऊर्जा मंत्री से हम कहना चाहते हैं कि आपने कोरोना काल में लोगों की एक पैसे की भी मदद नहीं की। आपको बिलों में राहत देनी होगी, लोगों के बिल आपको माफ करने होंगे। लॉकडाउन के समय धारावी की ये गलियां पूरी तरह से खाली हो गई थी, लेकिन लोग जब वापस लौट कर आए तब उन्हें पता चला कि उनका हजारों रुपए का बिजली का बिल बकाया है। केवल धारावी नहीं, मुंबई में आपको कई ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनका मानना है कि उनके साथ गलत हुआ, इतना बिजली का बिल उनका आया ही नहीं था। उनकी उम्मीद थी कि सरकार उनके लिए कोई कदम उठाएगी, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। महाराष्ट्र की एक आंगनवाड़ी सेविका की कहानी आपको दिखाते हैं, जो बहुत से लोगों के लिए एक मिसाल बन गई। लॉकडाउन के दौरान भी अपने काम को उन्होंने बखूबी अंजाम दिया। 27 साल की आंगनवाड़ी सेविका रेलू रमेश वसावे चाहती तो लॉकडाउन में आदिवासियों के ना आने का बहाना बनाकर बैठ सकती थी,
लेकिन ये खुद नाव लेकर निकल पड़ी सातपुड़ा की दुर्गम पहाड़ी इलाकों में बसे आदिवासियों के घरों तक, ताकि बच्चों को सरकारी पूरक पोषण आहार मिले और गर्भवती माताओं को उचित मार्गदर्शन। कोई भी लाभार्थी आहार से वंचित न रहे, इसलिए मैं खुद ही नाव में पोषक आहार लेकर जाती हूँ। कभी कभी तो जाकर वापस आने में 18 घंटे लग जाते हैं। लगातार 2-2 घंटे तक से नाव चलाना पड़ता है। काम कठिन है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी निभाना है। महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले का दुर्गम इलाका अक्कल कुआं और धड़ गांव, सातपुड़ा की पहाड़ियों में बसे कुछ बस्तियों तक जाने के लिए नर्मदा नदी पार करनी पड़ती है। यहाँ बसे आदिवासियों तक सरकारी स्वास्थ्य योजना और पूरक पोषण आहार आंगनवाड़ी के जरिए तक पहुंचाए जाते हैं। लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते हुए लॉकडाउन में आंगनवाड़ियों की गतिविधियां बंद करनी पड़ी। आदिवासी भी आने से कतराने लगे। तब चिमल खेड़ी की आंगनवाड़ी सेविका रेलू वसावे ने खुद ही उन सभी तक सरकारी पोषण आहार पहुंचाने का जिम्मा उठाया। इस काम में ग्राम पंचायत और उनके शिक्षक पति रमेश की मदद तो मिली, लेकिन नर्मदा नदी के प्रवाह को चीरते हुए नाव को उस पार तक वो खुद ले जाती हैं और फिर ले आती हैं। कभी कभी 2-2 घंटे नाव खेना पड़ता है और फिर उसके बाद आहार लेकर पहाड़ी पर चढ़ना। इस दौरान उनकी सहयोगी सेविका का भी साथ मिला। चिमलखेड़ी का जो आंगनवाड़ी केंद्र है यह नर्मदा के किनारे और सातपुड़ा के पहाड़ियों में बसा हुआ अति दुर्गम आंगनवाड़ी केंद्र है। कि इसके जो इलाके हैं, इसके कुछ ऐसे इलाके हैं कि वहाँ जाने के लिए रास्ते नहीं हैं। इसके बावजूद भी यहाँ की जो हमारी आंगनवाड़ी ताई है, रेलू ताई, जो काम कर रही है, यह काम सबके लिए एक मिसाल बन चुकी है। हमारी आंगनवाड़ी केंद्र से जो पूरक पोषण आहार दिया जाता है, वह लाभार्थियों तक पहुँचाने के लिए वह खुद बोट चलाकर उन तक यह आहार पहुँचा रही है और यह काम सबके लिए एक प्रेरणादायी और एक मिसाल बन चुका है। रेलू रमेश वसावे की तरह ही संगीता दिलवर भी अपने दुर्गम इलाके में इसी तरह एकात्म बाल विकास सेवा योजना के तहत समाज के सबसे गरीब और वंचित वर्गों तक मदद पहुंचा रही हैं। पिंपल खुटा में 96 आंगनवाड़ी हैं, जिनके जरिए सरकारी 6 महीने से लेकर 6 साल तक के बच्चों को पूरक पोषक आहार, आरोग्य पोषक आहार, स्तनदा माता, गर्भवती माताओं के स्वास्थ्य, आरोग्य शिक्षण और टीकाकरण जैसी योजनाएं लाभार्थियों तक पहुंचाई जा रही हैं। महाराष्ट्र में तकरीबन 1,08,000 आंगनवाड़ी केंद्र हैं और 2 लाख के करीब आंगनवाड़ी सेविकाएं। 500 से भी ज़्यादा सरकारी योजनाएं रेलू ताई जैसी सेविकाओं के जरिए ही समाज के सबसे वंचित लोगों तक पहुंच पाती है। लेकिन उनकी भी अपनी समस्याएं हैं। उम्मीद है मंत्रालय में बैठी सरकार अपने सबसे महत्वपूर्ण घटक की जरूरतों का भी ख्याल रखेगी। नासिक से किशोर बेलसरे और मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। एनडीटीवी डिटॉल बनेगा स्वस्थ इंडिया कैंपेन की बात करते हैं, जिसके तहत कोरोना योद्धाओं के काम को सराहा जाता रहा है, क्योंकि इनके जरिए देश को सुरक्षित और स्वस्थ बनाए रखने की हर संभव कोशिश की गई। इन्हीं कोरोना योद्धाओं में एक नाम शेफ विकास खन्ना का भी आता है, जिन्होंने महामारी की शुरुआत में ही जरूरतमंद हजारों लोगों को खाना खिलाने, पीपी किट बांटने और बाकी जरूरत के सामान मुहैया कराने का प्रयास किया। आइए देखते हैं विकास खन्ना से जुड़ी इस मुद्दे पर खास बातचीत। एनडीटीवी डिटॉल बनेगा स्वस्थ इंडिया कैंपेन ने कोविड वॉरियर्स को सलाम किया। आइए हम बात करते हैं एक ऐसे हीरो से जिन्होंने मुश्किल के टाइम में सबको सपोर्ट किया। विकास, सबसे पहले आप हमें बताइए कि आपने मार्च 2020 में फीड इंडिया कैंपेन शुरू किया था, जो अब 100 सिटीज में स्प्रेड हो चुका है। हमें बताइए कि आपको इंस्पायर क्या करता है कि आप ऐसा काम करते रहें। ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में इस महामारी में भूख एक बड़ी समस्या बनकर उभरी है। और जब मैं एकदम निचले स्तर पर देखता हूं, तो मुझे लगता है कि एक शेफ के रूप में मुझे अपने पूरे जीवन में कुकिंग करते रहना है। यह स्थिति मुझे दुखी करने के साथ साथ प्रेरित भी करती है। अगर आप मेरे द्वारा शुरू की गई फीड इंडिया की पूरी पहल देखें, तो इसमें वृद्ध आश्रमों और कृष्ण केंद्रों में खाना पहुंचाया जा रहा है। अपनी शुरुआत से
महज कुछ हफ्तों में जिस तरह बड़े ब्रांड और संस्थान इसके सपोर्ट में आए हैं, उससे मैं चकित हूं। इस प्रकार के सहयोग से यह एकजुटता की निशानी बन गया है। अगर सभी लोग साथ नहीं आते तो इतनी बड़ी संख्या में मदद नहीं हो पाती। जिस तरह की मांग हमारे पास आ रही है, यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि हमें सहयोग की और भी जरूरतें हैं। यह सिर्फ महामारी की बात नहीं है, बल्कि महामारी के बाद का दौर है, जिसमें लोगों के पास पैसों की कमी है, लोगों के पास अभी भी नौकरियां नहीं हैं। हम ये सब रेहड़ी पटरी, डब्बा वालों, ट्रांसजेंडर्स, वृद्ध आश्रमों के लिए कर रहे हैं। विकास, आपने हर तबके के लोगों तक मदद पहुंचाई है। जाते जाते क्या आप अपने व्यूअर्स को कुछ मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि आप सबके लिए एक इंस्पिरेशन हैं। हम सब में जन्मजात एक अच्छाई होती है, और जब हम कुछ अनोखा होते देखते हैं तो लोग अपने आप इस ओर मुड़ जाते हैं। एनडीटीवी इंडिया में अब वक्त है उन 5 खबरों को बताने का जिसमें हम चाहते हैं कि आप जाएं यूट्यूब चैनल पर एनडीटीवी के और वहां जाकर बताएं कि कौन सी खबर है जिसको आप विस्तार से देखना चाहते हैं। तो पहली खबर, विवादों में बिहार के नए शिक्षा मंत्री मेवालाल। नंबर 2 पर गुपकार गठबंधन पर अमित शाह का अटैक। नंबर 3 पर अब लक्ष्मी विलास बैंक से निकासी पर आरबीआई की पाबंदी। नंबर 4, दिल्ली से नोएडा जाने वालों का रैंडम कोरोना टेस्ट। और नंबर 5, दिल्ली में सार्वजनिक छठ नहीं लेकिन सरकारी छुट्टी। तो आज गुड मॉर्निंग इंडिया में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।